अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिड्यूस सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स सिन बोर्ड 2020। सिन बोर्ड की तरफ से 2020 और 2021 का जो सेशन है उस सेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट के लिए बाकायदा जो है वो रिड्यूस सिलेबस का जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। और आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस रिड्यूस सिलेबस से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा और इस रिड्यूस सिलेबस से स्टूडेंट को आगे जाकर क्या क्या मुश्किलात का सामना होगा। तो आज की इस वीडियो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिन बोर्ड की तरफ से 2020 और 2021 सेशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट के लिए जो रिड्यूस सिलेबस अनाउंस किया गया है, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फायदे और नुकसानात पर भी हम तवज्जो देंगे। तो सबसे पहले चैप्टर 11 की बात करते हैं। चैप्टर 11 में यहाँ डायरेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन से। अब जो है वो इस चैप्टर का नाम है हीट। देखा जाए तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो डायरेक्ट हीट और टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से शुरू होना चाहिए जैसे कि होता है। यहाँ रिड्यूस सिलेबस में उन्होंने क्या कर दिया है, हीट के कॉन्सेप्ट को जो है वो हटा दिया, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को हटा दिया। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स ऑफ जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर भी इस तरीके से क्या हो गए, हट गए। अब स्टूडेंट को बुनियादी तौर पर जो है वो हीट का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में कुछ नहीं पता और वो बच्चा डायरेक्ट थर्मल एक्सपेंशन पर जंप कर रहा है। थर्मल एक्सपेंशन के बाद लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन पर चला गया। इसी तरीके से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन इसमें शामिल है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन आपके ये सिलेबस में शामिल है। इसी तरीके से एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो भी इस साल सिलेबस में शामिल नहीं है। अब जो है वो होगा क्या कि इस साल के जो स्टूडेंट हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम तो है कि ये फर्स्ट ईयर जो है वो पास करके नहीं आए, फर्स्ट ईयर प्रमोट करके आए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर चाहते एग्जाम के दिनों में अगर फर्स्ट ईयर पे मेहनत करते, तैयारी करते तो वही काबिल स्टूडेंट बनकर जो है वो सेकेंड ईयर में आते। लेकिन एक जुल्म उनके साथ ये हो गया कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं होने थे, तो उन बच्चों ने फर्स्ट ईयर की कोई तैयारी पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। अब वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आ गए और सेकेंड ईयर में भी उनको जो है वो फिर कोरोना वायरस का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूस सिलेबस, तो बहुत से टॉपिक उनके क्या कर रहे हैं, स्किप कर दिए जा रहे हैं। अब यही बच्चा जब आगे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करना चाहेगा, यही बच्चा अगर आगे जाके हायर स्टडी की तरफ जाना चाहेगा तो उसको क्या होगा, बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि उसने फिजिक्स के बुनियादी टॉपिक्स जो उसकी बेसिक बननी थी वो बहुत सारी बेसिक वो क्या करके आ चुका है, छोड़कर आ चुका, जिसको सिरे से पता ही नहीं है। वरना तो होता ना कि चलो थोड़ा बहुत आइडिया होता है, इंसान ने रिवाइज, वो टॉपिक सिरे से पढ़ा ही नहीं। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा, चले गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले तो मजबूर हैं कि भाई एसओपीज का ख्याल रखना है और बहुत से मसलाइल हैं इनके साथ। अब इसका एडवांटेज जो है वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर भी लेके चले जाएंगे। प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले वही रिड्यूस सिलेबस की आपको तैयारी कर लेंगे, बोलेंगे आपका पेपर तो इसी से आना है, और वो हजारों रुपए आपके जो है वो पर मंथ जो है वो फी चार्जेस करने के बाद भी आपकी बुनियाद बेसिक से उनको कोई इंटरेस्ट ऐसा सच नहीं होगा। वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आपकी तैयारी कर देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का ज्यादातर फोकस जो होता है वो नंबर पर होता है, ना कि नॉलेज पर, ना कि बुनियाद बनाने पे। वो फ्यूचर का नहीं सोचता, बस कहता है कि मुझे मैट्रिक में 90% चाहिए, मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड में 90% चाहिए, बेशक एप्टीट्यूड टेस्ट में, एमकेट के एग्जाम में, एंट्री टेस्ट के एग्जाम में मैं फेल होकर आ जाऊं। आगे का उसे कुछ पता नहीं होता और इस चीज का एडवांटेज जो है इस साल बहुत से इंस्टीट्यूट जो है वो उठाने जा रहे हैं। आपको रिड्यूस सिलेबस की सेलेक्टिव चीजें करवाकर आपको फारिग करेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर जो है वो कूलम्स लॉ से स्टार्ट हो रहा है। वरना क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से ये चैप्टर शुरू होता है, उसमें चार्ज के बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से जो है वो स्टैंडर्ड चार्ज क्या है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को बताते हैं। तो यहाँ ये कूलम्स लॉ के बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, गॉसिस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो है वो कोर्स में शामिल है। इसमें क्या चीज हटा दी गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए गॉसिस लॉ तो आ रहा है,
गॉसेस लॉ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डील कर रहा है। इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही हटा दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक आइसोलेटेड चार्ज की वजह से कैसे मालूम किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम है कब मिनिमम है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हट गए और सीधा स्टूडेंट ने जंप लगाई है कहां पर, गॉसेस लॉ पे। अब गॉसेस लॉ पर आपने डायरेक्ट छलांग लगाई है तो एक तो क्या हुआ कि वो स्टार्टिंग के टॉपिक्स जो बीच में हटा दिए गए वो ना समझने की वजह से गॉसेस लॉ का भी क्या हो गया, अब आपको वो भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो टॉपिक है वो भी यहाँ क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक छोटा सा चैप्टर है और इसके तकरीबन सारे टॉपिक्स इसमें शामिल है। इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ओहम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तमाम टॉपिक इसमें शामिल है। चैप्टर 14 जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, force on a current carrying conductor on a uniform magnetic field, Ampere's law, electromagnetic induction, laws of electromagnetic induction, self induction, mutual induction और ट्रांसफार्मर कोर्स में शामिल है। अब इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर जब शुरू होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, पहले तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर दिया। हमने हमारे जो रजिस्टर्ड ग्रुप में देखें, इसका सोल्यूशन में सिंपल ये बता देता हूं कि वो स्टूडेंट जो पूरा कोर्स करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट चाहते हैं जो सिंध बोर्ड की बुक में जो जो चीजें, बेशक एग्जाम में तैयारी इनकी कीजिएगा, लेकिन समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो वो हमारे रिसेंट, हमारा जो इस वक्त ग्रुप चल रहा है वो ग्रुप 6 है। ग्रुप 6 के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं मानते हैं, आप तैयारी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से किया, लेकिन हम सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो तमाम टॉपिक्स की हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आगे जाकर कहीं आपको ये मुश्किलात का सामना ना हो कि फलां चीज तो हमने पढ़ी ही नहीं थी, फलां चीज तो हमें पता ही नहीं थी, अब ये आप बड़ी मुश्किलात में हो। तो अब देखो, पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो पूरा एक डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो दिया है, बुनियाद बनाई है। फिर इसके बाद जो है वो कुछ डेफिनेशंस, मैग्नेटिक फ्लक्स भी यहां नजरअंदाज कर दिया, जैसे वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स हटा दिया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें आता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आता है, फ्लक्स डेंसिटी आती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। फिर इसके बाद जो वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट है ना, और इसके बाद डायरेक्ट जंप क्या लगाया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म। जबकि क्या होता है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के कॉन्सेप्ट की मदद से तो ये डेरिवेशन समझ में आती है। फोर्स ऑन एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज का एक टॉपिक होता है, वो समझते हैं, और इसके बाद जब हम आते हैं तो हमें ये टॉपिक समझ में आता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसके बाद जो है वो टॉर्क की टर्निंग इफेक्ट जो आता है, उसी से तो इंटरेस्ट डेवलप होता है कि भाई करंट जब हम कॉइल से गुजारते हैं तो कॉइल कैसे मूव कर रही होती है, बड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है उस टॉपिक में। तो टॉर्क वाला जो टॉपिक है कि रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में होगी, उसमें टर्निंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो टॉपिक उन्होंने हटा दिया। डायरेक्ट आगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ के आगे फिर एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन का उन्होंने जो है वो जिक्र ही नहीं किया कि एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद उन्होंने फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा है ना, यहाँ सिंपल एम्पियर्स लॉ कह दिया, जबकि एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन तो आएंगी ना। एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। सोलिनॉइड, टोरॉइड, इस पे ही बाकायदा पूरी फील्ड आगे जो वो चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है हमारे पास, हो सकता है कि इनडायरेक्ट एम्पियर्स लॉ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सोलिनॉइड और टोरॉइड को वो शामिल कर रहे हो। फिर इसके बाद लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ, और फैराडेज लॉ के बाद सीधा जंप लगाई है सेल्फ इंडक्शन पे, लेंस लॉ। आपको पता है एप्टीट्यूड में, एंट्री टेस्ट के एग्जाम में लेंस लॉ का इतना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट पर जो सवाल पूछे जाते हैं, तो अब यहां अगर लेंस लॉ बच्चा पढ़ के ही नहीं आएगा तो वो क्या जवाब देगा आगे, उसने बुनियाद ही नहीं बनाई होगी एमकेड में जाकर, वो शुरू से इसको पढ़ने जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा, तो पूरी एक खिचड़ी पकी हुई होगी। तो हमने जो है वो अपने पुराने कंप्लीट सिलेबस को जो है वो फोकस करते हुए अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर जो है वो चीजें स्टार्ट की हुई हैं। तो आप चाहें तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद मोशनल ईएमएफ, ट्रांसफार्मर के बाद जो है वो एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर समझ लेते हैं तो डीसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक खुद बहुत समझ में आ जाता है। तो एसी जनरेटर भी नहीं है, मोशनल ईएमएफ भी नहीं है, तो इसके साथ साथ जो है वो कई टॉपिक्स यहाँ क्या हो गए, हट गए हैं, जो कि एंट्री टेस्ट में अगर पूछे गए तो आप जो है वो बहुत प्रॉब्लम का शिकार हो जाओगे। इसी तरीके से आगे यहाँ शुरू किया है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, चैप्टर 15 में एम मीटर और वोल्ट मीटर। इसके बाद जो एक अहम प्रिंसिपल व्हीट स्टोन ब्रिज, जिस पर आपके पूरे सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल चलते हैं, मीटर ब्रिज, पीओ बॉक्स, उसमें जो रेजिस्टेंस वगैरह जो फाइंड कर रहे होते हैं वो सारे के सारे व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मतलब आपकी थ्योरी से अगर व्हीट स्टोन ब्रिज हटा दिए जाए
तो आपको प्रैक्टिकल में भी ना कुछ समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिसिटी वाले जो प्रैक्टिकल है ना, मीटर ब्रिज के पीओ बॉक्स वाले, वो तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सिरे से हटा दिया, जबकि एमकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्री टेस्ट एग्जामिनेशन कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो ये तो एक फेवरेट क्वेश्चन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इसके साथ साथ एवीओ मीटर का कहीं जिक्र नहीं है, जिसे मल्टीमीटर यूनिवर्सल मीटर कहा जाता है, वो भी इन्होंने सिरे से यहाँ नजरअंदाज किया है। आगे मुश्किलात बड़ी खतरनाक है। पेपर तो पास कर लोगे, नंबर तो ले लोगे, लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी जो आप कर सकोगे। जबकि यहाँ चैप्टर 16 जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और सीधा ट्रांसिस्टर पे जंप लगाइए। ट्रांसिस्टर से पहले आपको तो सेमीकंडक्टर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर यानी इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फर्क है। फिर इसके बाद आपको डोपिंग पता होनी चाहिए कि डोपिंग क्या होती है और डोपिंग के नतीजे में पी टाइप सब्सटेंस कैसे बनता है, एन टाइप सब्सटेंस कैसे बनता है। फिर क्या होता है डायोड, पीएन जंक्शन का टॉपिक आपको आना चाहिए। पीएन जंक्शन के टॉपिक के बाद आपको पता होना चाहिए कि डायोड कैसे बनता है। डायोड जो काम करता है वो रेक्टिफिकेशन कहलाता है और उस रेक्टिफिकेशन की टाइप्स क्या है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। वो एक पूरा प्रिंसिपल उन्होंने सीधा सीधा हटा दिया। लाइन से इतने सारे टॉपिक्स उन्होंने नजरअंदाज किए और सीधा छलांग लगाई है ट्रांसिस्टर पर। तो इस तरीके से जो बच्चा अगर इस चैप्टर को पढ़ेगा तो मैं समझता हूं कि ये ट्रांसिस्टर भी उनको जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ रट्टा लगाएंगे, पेपर में लिख कर आएंगे, आ कुछ नहीं रहा होगा। तो अगर आप ये चैप्टर भी दे तो इसका फायदा उठाएंगे इंस्टीट्यूट वाले, मैं पहले ही बता रहा हूं, बहुत से इंस्टीट्यूट वाले, प्राइवेट कॉलेजेस वाले इसका बहुत एडवांटेज उठाने वाले हैं। चैप्टर 17 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 17 एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, principle of relativity, postulate and consequence of a special theory of relativity, photoelectric effect, Compton's effect, peer production and annihilation of matter। जो बच्चे हमारे ग्रुप 1 में रजिस्टर्ड है ना ऑनलाइन, वो इस वीक चैप्टर 17 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 तक उन्होंने कंप्लीट पढ़ लिया, डायोड, डोपिंग वगैरह ये सारी चीजें हमने बढ़ा दी हैं। तो ग्रुप 1 वाले चैप्टर 17 तक आ रहे हैं और उन्होंने 16 तक ये रिड्यूस सिलेबस नहीं पढ़ा, उन्होंने न्यूमेरिकल्स ये सारी चीजें जो है वो कंप्लीट पढ़ी हैं, तो उनको आगे जाके बहुत एडवांटेज होने वाला है। तो ये टॉपिक्स के बाद अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इन्होंने हटा दिए भाई, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तक तो आ गया। इसके बाद जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिरे से उन्होंने हटा दिए, इसके लो ही हटा दिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद प्लांक्स क्वांटम थ्योरी सिरे से उन्होंने हटा दी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अलावा अगर, क्योंकि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन होती है। अगर आपको पता ही नहीं है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, क्योंकि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन देने पर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सही एक्सप्लेनेशन जो सबसे पहले दी थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से दी थी। और वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी टॉपिक में नहीं है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शामिल है, तो इस टॉपिक में आपको बहुत मसले आने वाले हैं। इसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट जो है एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें हम साबित करते हैं कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, लाइट जो है एक पार्टिकल है फोटोन की शक्ल में। और यहां सिरे से उन्होंने जो है वो फोटोन का टॉपिक ही हटा दिया कि फोटोन होता क्या है। मास ऑफ फोटोन की बाकायदा डेरिवेशन आती है, मास ऑफ फोटोन का टॉपिक सीधा गायब है। मोमेंटम ऑफ फोटोन के फॉर्मूले की मदद से ही तो कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन ड्राइव होती है, उसमें मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है उसी का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है और कॉम्पटन इफेक्ट की पूरी डेरिवेशन यहां सोल्व होती है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन का टॉपिक ही नहीं, सीधा कॉम्पटन इफेक्ट पर आपको जो वो छलांग लगा दी गई है। पियर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ मैटर का जिक्र है इसके बाद। इसके अलावा जो है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जिक्र ही नहीं है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो आता है उसका जिक्र ही नहीं है। हेजन्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन पोजीशन, वो टॉपिक सीरियस से उन्होंने क्या कर दिए हैं, हटा दिए। तो ये चैप्टर आप पढ़ के निकलोगे, लेकिन आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो उसमें यहाँ इंक्लूड ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप जब जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी मैं समझता हूँ बहुत ही पुअर होगी। तो मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आपने तैयारी इसी की करनी है, लेकिन अंडरस्टैंड जो है, समझना है, कॉन्सेप्ट जो बनाना है तमाम टॉपिक्स के बनाने, वरना आगे जाकर आप जिंदगी के हर फील्ड में, फर्स्ट ईयर तो प्रमोट हो गई, सेकेंड ईयर में भी आपके साथ इस तरीके से जुल्म हो रहा है, तो ये 2 साल एक तरीके से आपके करियर के सबसे ज्यादा जाया होने वाले ये साल होंगे। 18 की अगर हम बात करने जा रहे हैं, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एक्सरे स्पेक्ट्रा, इंट्रोडक्शन टू लेजर एंड इट्स प्रिंसिपल। डायरेक्ट बोहर एटॉमिक मॉडल है। बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से
आप जो है वो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी फोटोन मालूम करते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मालूम करते हो, वेवलेंथ ऑफ फोटोन मालूम करते हो, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम, इस चैप्टर के जो सारे न्यूमेरिकल है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम तो हैं, उसका जिक्र ही यहाँ नहीं है। एक्सरे स्पेक्ट्रम, ओके, एक्सरे का पूरा एक्सपेरिमेंट इसमें शामिल है। इंट्रोडक्शन टू लेजर एंड इट्स प्रिंसिपल, लेजर और इसके प्रिंसिपल की बात है। एप्लीकेशन ऑफ लेजर का जिक्र नहीं है, रूबी लेजर का यहाँ जो है वो जिक्र नहीं है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ नजरअंदाज हुई हैं। इसके बाद जो है वो रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर चेंजेस, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ऑलमोस्ट जो है वो पूरा चैप्टर ही इसमें क्या है शामिल है और छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 20 की अगर हम बात करते हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर काउंटर, सिर्फ दो टॉपिक रखे हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का उसमें कोई जिक्र नहीं है। रेडिएशन की वजह से कैंसरस अफेक्ट कैसे होता है, कैंसर का इलाज किन किन रेडिएशन से कब होता है, वो सारी चीजें यहाँ क्या कर दी हैं, कोर्स से नजरअंदाज कर दी गई हैं। तो अब जो वो फाइनली इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद रिजल्ट क्या है, डिफिकल्टी इन हायर स्टडीज, कॉम्पिटिटिव, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाना जब चाहेंगे आपको बहुत मुश्किलात होगी, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस लेकर आपने अच्छे नंबर तो ले लिए होंगे लेकिन आपको आता कुछ नहीं होगा। एंट्री टेस्ट में आप स्पेशली एमकेट और ईकेट के एग्जाम में जब जाएंगे तो आपने सर पकड़ना है, बाल खींचने अपने कि आपने फला चीज नहीं पढ़ी, फला चीज नहीं पढ़ी, क्योंकि आजकल तो आपको पता है ना पीएमसी जो है वो अपना सिलेबस जो है वो शुरू करता है, और ईकेट वाले तो यार फिजिक्स तो बुनियाद है, आपने आगे जाके इंजीनियर बनना है, और आप जब इतने सारे टॉपिक स्किप करके आ जाते हो तो क्या हाल होगा। तो इसका अब आप कहेंगे सर आप सिर्फ जो है वो कोई सोल्यूशन इसका बताएं, तो सोल्यूशन मेरे पास इसके अलावा कोई नहीं है। वी सजेस्ट यू टू डू रजिस्ट्रेशन इन आवर लेटेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ग्रुप। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के आप हमारे लेटेस्ट ग्रुप के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कोर्स नहीं चला रहे। आप मानते हैं आप एग्जाम में याद जो करोगे ना, मेमोराइज जो करोगे, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से करना, लेकिन अंडरस्टैंड जो है वो तमाम टॉपिक्स जो यहाँ स्किप कर दिए गए हैं, हम वो तमाम टॉपिक्स सीक्वेंस के हिसाब से हम करवाएंगे। तो वो स्टूडेंट जो चाह रहा है रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दें, हम आपको लिंक वहां प्रोवाइड करेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन के हवाले से सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस रिड्यूस सिलेबस की डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा और आपके फ्यूचर करियर के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मालूमात भी आपको मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।